बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब एक गेंद पर एक सेंचुरी बनाने के चक्कर में हैं और वो एक हारा हुआ मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, एक गेंद पे 100 स्कोर कम से कम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने उस रास्ते का इंतखाब किया है जिस रास्ते पर उनको चलना ही नहीं चाहिए था। उनकी डायरेक्शन कोई और थी, उन्होंने रास्ता कोई और पकड़ लिया। जाना लाहौर था लेकिन रास्ता इस्लामाबाद का पकड़ लिया। आपने वो काम शुरू कर दिया है जिसकी मंजिल आपको नहीं मिलने वाली। जस्टिस साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अहमद फरहाद को बाजियाब करवाने में कामयाब हो सकें, लेकिन यहां एक बात की तो ये समझ नहीं आ रही कि इस हद तक वो संजीदा क्यों नजर आ रहे हैं कि हर सूरत ISI से ही अहमद फरहाद को बाजियाब करवाना है। तो क्या ये जितने भी आज तक लोग गुमशुदा हुए, लापता हुए, कभी भी उनके बारे में पता नहीं चला, सुराग तक नहीं मिल सका, हालांकि सबको पता होता है कि वो किधर गए हैं, तो जस्टिस साहब ने उसके ऊपर तो आज तक कभी कोई एक्शन नहीं लिया, उसके ऊपर तो कभी सख्त किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए, उसके ऊपर तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि ISI ने उन बंदों को उठाया हुआ है, उसके ऊपर तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि बंदा ISI के पास है, जितने भी गुमशुदा लोग हुए हैं ये फौज के पास हैं, ISI के पास हैं, DG ISPR के पास हैं और मुझे बंदा चाहिए और हर सूरत में उनको बाजियाब करवा के रहूंगा। वहां पर तो तमाम जस्टिस साहबान की जबान बंदी थी, खामोश रहे, उन्होंने शोर नहीं मचाया, सख्त किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए। अगर अदालतें बर वक्त होश के नाखून लेती और जो उनकी असल जिम्मेदारी थी उसको बर वक्त पूरा करती तो शायद आज तक जितने सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग गुमशुदा हैं वो गुमशुदा ना होते, या तो उनको गुमशुदा ही ना किया जाता और अगर वो गुमशुदा हो भी जाते तो उनको बाजियाब करवा लिया जाता। लेकिन शायर अहमद फरहाद का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको पता नहीं क्यों जस्टिस साहब ने इतना सर के ऊपर सवार कर लिया है और इसके ऊपर इतनी सीरियस किस्म का नोटिस लिया और इतनी संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं कि हर सूरत में उसको बाजियाब करवाना है और एक ऐसे केस के ऊपर ऐसी पटिशन को लेके बाजियाब करवाना है जो कि पटिशन मेंटेनेबल ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं बनता, उसकी समात होनी ही नहीं बनती, क्योंकि जस्टिस साहब एक गलत केस को लेके बैठे हुए हैं और एक बिला वजह की जिद कर रहे हैं कि मुझे बंदा चाहिए, हर सूरत चाहिए, ISI से चाहिए, फौज से चाहिए, DG ISPR से चाहिए, आप मुझे बंदा लेके दें, मुझे हर सूरत में बंदा चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ और ये ऐसा होगा भी नहीं। आप फर्ज कर लें जिस तरह पहले लोग गुमशुदा होते थे, जिनके पास जाते थे सबको पता है किनके पास जाते थे, उसके ऊपर आप लोगों ने नोटिस नहीं लिया, जबकि नोटिस उस वक्त लेना बनता था। वो बंदे आज तक बाजियाब नहीं हुए। तो आप क्या समझते हैं कि अब एक बंदे के केस को लेके जिस तरह से आप फुर्तीले बने हुए हैं और आप ये समझते हैं कि इसको आप ISI से बाजियाब करवा लेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इस मकसद में आप कामयाब हो जाएंगे? हो सकता है बंदा उनके पास हो, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन आप उसको बाजियाब नहीं करवा सकते क्योंकि आपकी जो असल जिम्मेदारी और असल ड्यूटी थी आपने वो पूरी नहीं की। मतलब कि अदलिया का जो काम था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। अब आप बहुत लेट हो चुके हुए हैं। अब आप जो समझते हैं ना कि आपकी रिवाइवल हो जाएगी, वो इतनी जल्दी खैर मुमकिन नहीं है। और जिस तरह से जिस केस को आप लेके बैठे हुए ना, इसकी वैसे कोई हैसियत और कोई अहमियत ही नहीं है। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब ने साबका तरीक पेशी पर बड़े सख्त किस्म के अहकाम जारी किए और अटार्नी जनरल ने यह वादा कर लिया कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि आइंदा तरीक पेशी पर अहमद फरहाद को बाजियाब करवा के आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी तारीख गुजर गई, अहमद फरहाद बाजियाब नहीं हो सका और ना ही उसको अदालत के सामने पेश किया गया, जिस पर मोहसन अख्तर कियानी साहब ने सेक्रेटरी दिफा और ISI के सेक्टर कमांडर को 29 मई को तलब कर लिया। सेक्टर कमांडर आइंदा समात पर अदालत में पेश हों। सेक्टर कमांडर की हैसियत हमारे SHO के बराबर है, उसको अदालत में पेश होने पर कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तमाम अदारे कानून के मातहत हैं, अदालतों में पेश होने से किसी की बेइज्जती नहीं होती। तो ये मोहसन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स थे। अब जबकि मैंने ये बात की है कि 491 CRPC के तहत जो पटिशन दायर की गई है उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं बनती। जस्टिस साहब जिस केस को लेके बैठे हुए हैं उस केस की वो समात ही नहीं कर सकते। देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपने 491 CRPC के तहत कोई पटिशन अदालत में लेके जानी है तो उसके लिए जरूरी है कि जो उसका पटिशनर है यानी कि दरखास्त दहिंदा है उसको पता होना चाहिए
कि जिस बंदे को उठाया गया वो किसने उठाया, वो किस हदूद के अंदर है, या किस डिपार्टमेंट के पास है, वो प्राइवेट पर्सन के पास है, वो सरकारी किसी अदारे के पास है, वो कहां पे है। ये दरखास्त देने वाले बंदे के नोटिस में होना बड़ा जरूरी है। जब तक दरखास्त देने वाले बंदे को इस बात का पता नहीं होगा, अदालत के अंदर पिटीशन फाइल ही नहीं की जा सकती, क्योंकि अदालत सबसे पहले यही क्वेश्चन करती है कि बताएं आपका बंदा कहां पर है, किस अदारे के पास है, किस शख्स के पास है, हमने उसको कहां से बाजियाब करवाना है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर तो इस पिटीशन के अंदर ये है, खुद पिटीशनर को ही मालूम नहीं कि बंदा किसने उठाया। इसमें दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने एक पिटीशन की हैबियस कार्पस की अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए, लेकिन मीनवाइल आपने वो पिटीशन विदड्रॉ कर ली। ये आपका मौकफ है जो अदालत के सामने नहीं आया, तो आपने बाद में अदालत के सामने रखा कि अहमद फरहाद के नंबर से हमें व्हाट्सएप के ऊपर एक कॉल मसूल हुई और हमें धमकी दी गई कि हम ये पिटीशन वापस ले लें और अदालत के सामने ये बयान रिकॉर्ड करवाएं कि अहमद फरहाद घर से खुद गया था, यानी कि उसको किसी ने गुमशुदा नहीं किया और किसी ने अगवा नहीं किया। आप पिटीशन वापस ले लें तो हम बाद में अहमद फरहाद को छोड़ देंगे। लेकिन आपने जब पिटीशन विड्रॉ की तो अदालत के सामने किसी किस्म की आपने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। देखें, जब आपने एक पिटीशन हैबियस कार्पस की अदालत के अंदर जमा करवाई, आपने वहां पर मौकफ इख्तियार किया कि शायर साहब को किसी ने अगवा कर लिया है और बाद में खुद ही आपने उस पिटीशन को विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब यह होता है कि पिटीशन विड्रॉ उस वक्त की जाती है जब पिटीशनर की सेटिस्फेक्शन हो जाए। एक दफा पिटीशन विड्रॉ करने के बाद आपका केस खत्म हो चुका था, उसी ग्राउंड के ऊपर, उसी कंटेंट के ऊपर आप दूसरा केस फाइल ही नहीं कर सकते थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वकुआ का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। जिसने दरखास्त दी वो भी वकुआ का चश्मदीद गवाह नहीं, कोई अदरवाइज भी गवाह आपके पास मौजूद नहीं। और जो जस्टिस साहब ये बार बार कह रहे हैं ना कि ISI के पास है, DGISPR के पास है, उस बंदा मुझे चाहिए, बंदा लेके आओ, तो जस्टिस साहब को भी इसके बारे में नहीं पता कि वो किधर है। वो खुद तो चश्मदीद गवाह है नहीं, उनके पास किसी किस्म की कोई शहादत तो है नहीं, उन्हें खुद नहीं पता कि अहमद फरहाद को किसने उठाया, किसने गुमशुदा किया, वो अगवा हुआ, लापता हुआ, कहां गया, किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस सारे वकुआ की बाबत एक FIR का अंदराज करवा चुके हुए हैं। इसमें दो किस्म की अहम बातें हैं। एक तो ये कि आपका बंदा गुम हो गया, आपको पता है कि वो फलां शख्स के पास है या फलां अदारे के पास है, आपने पिटीशन फाइल की और बता दिया कि वो किधर है और अदालत से आपने रिक्वेस्ट की कि उस शख्स को बाजियाब करवाया जाए। अदालत हुक्म जारी करेगी, बंदे को अदालत में बुलाएगी, बाजियाब करेगी और जिस अथॉरिटी ने भी गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में रखा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक दूसरा पोर्शन ये होता है कि आपके बंदे को अगवा कर लिया गया, आपने उसके ऊपर FIR का अंदराज करवा दिया, तो ये बन जाएगा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पे आपने जो 491 की पिटीशन फाइल की है वो आपकी मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि आप उस सारे वकुआ की बाबत ऑलरेडी एक FIR का अंदराज करवा चुके हुए हैं और उस FIR में आप ये मौकफ ले चुके हुए हैं कि उस शख्स को, यानी कि शायर साहब को किसी नामालूम मुल्ज़िम ने या नामालूम मुल्ज़मान ने अगवा किया। जब आप एक तरफ नामालूम मुल्ज़मान की बात करते हैं, एक तरफ उसके अगवा होने की बात करते हैं, तो फिर ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये 491 की पिटीशन का मामला बनता ही नहीं है। लिहाजा जस्टिस साहब जो पिटीशन लेके बैठे हुए हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको शायद खुद इस बारे में पता नहीं है कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। विड्रॉ कर ली, मेंटेनेबल नहीं है। चश्मदीद गवाह नहीं, मेंटेनेबल नहीं है। FIR का अंदराज करवा दिया, मेंटेनेबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जिस अदारे से बंदा लेना चाहते हैं उनका मौकफ अदालत में आ चुका हुआ है कि बंदा हमारे पास नहीं है। जब एक महकमा एक स्टांस ले चुका है कि बंदा हमारे पास नहीं है, तो आप फिर जो मर्जी कर लें, वो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि जस्टिस साहब इसमें जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी तगोदो कर लें, जितने मर्जी रिमार्क्स दे लें, जिसके ऊपर मर्जी इल्जाम लगा लें, पूरे पाकिस्तान को अपनी अदालत के अंदर इकट्ठा कर लें, लाइव इसकी कवरेज दिखा दें। जस्टिस साहब इस केस के अंदर, इस पिटीशन के अंदर शायर साहब को बाजियाब नहीं करवा सकते। सारी की सारी जुडिशरी भी फौज के ऊपर हमलावर हो जाए, फौज के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दे, पूरी फौज के डिपार्टमेंट को अपनी अदालत के अंदर बुला ले, फिर भी ISI से आप बंदा रिकवर नहीं करवा सकते, क्योंकि ISI मौकफ ले चुकी है कि बंदा उनके पास नहीं है। अगर हम इस केस से हट के जस्टिस साहब के ऊपर बात करें
تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف بھی بہت سارے آلریڈی الزامات موجود ہیں اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں 3 ریفرنسز زیر سماعت ہیں۔ ساری صورتحال کے اوپر غریدہ فروقی نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے یہ لکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنسز جناب جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف دائر ہیں ان پر اب تک سماعت کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ان ریفرنسز کو سنا نہیں جانا چاہیے جو طویل عرصے سے سماعت کے منتظر ہیں؟ اور کیا اس سماعت کو بھی براہ راست نشر ہونا چاہیے؟ کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ گم شدہ ہیں ان کی بازیابی کا کیس میں سنوں گا، شاعر کو بازیاب کرواؤں گا اور اس کیس کی جو بھی کاروائی ہے اس کو لائیو دکھایا جائے۔ تو اس پر غریدہ فروقی نے کہا کہ کیا جو آپ کے خلاف ریفرنسز ہیں اس کو بھی براہ راست نشر کیا جائے گا؟ اچھا جی، انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف 3 ریفرنسز سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہیں۔ ان ریفرنسز میں درخواست کی گئی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے متعدد بار ججز کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی اور اپنی تقریروں اور ریمارکس کے ذریعے ریاستی اداروں بالخصوص سیکیورٹی پر مامور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کیے۔ اس کے علاوہ فاضل جج پر زمینوں پر قبضے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور مقدمات کے فیصلوں میں عزیز و اقارب اور دوست احباب کو نوازنے جیسے الزامات ہیں۔ اس لیے کیا مذکورہ بالا جج عدالت عالیہ کے جج کی پوزیشن پر آرٹیکل 209 کے تحت فائز رہنے کے قابل ہیں؟ عدالتی ذرائع کے مطابق ان دائر پٹیشن کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے عن قریب متوقع ہے۔ دیگر پٹیشنز میں پٹیشنر نے الزام لگایا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی بہت سی جائیدادیں پاکستان اور بیرون ممالک میں ہیں، جن میں محتاط اندازے کے مطابق 6 پلاٹ، 9 گار اور فلیٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فاضل جج کی بہت سی جائیدادیں بے نامی بھی ہیں، جیسے کہ اسلام آباد سیکٹر F6 میں 2 کنال کا 2 منزلہ زیر تعمیر گھر اور اسلام آباد میں پر آسائش فلاٹ جس کی مبینہ مالیت کروڑوں سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاضل جج کے خاندان کے مختلف علاقوں میں کاروباری مصروفیات بھی ہیں جن کی عمومی سرپرستی جسٹس محسن اختر کیانی کرتے ہیں۔ معزز جج کو اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے غیر جانبدار ہونے کی ضرورت ہے جو ان کے منصب کا تقاضا ہے۔ تو جناب یہ ساری صورتحال ہے، اس میں جو سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ جسٹس صاحب اپنے خلاف جو ریفرنسز ہیں اس میں بچنے کے لیے ایک خود ساختہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اداروں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور بڑے بڑے فلمی ڈائیلاگ بول رہے ہیں، حالانکہ یہ وہی جج ہیں جن کے پاس پہلے بھی گمشدہ لوگوں کے معاملات آتے رہے، ان کے پاس پٹیشنز آتی رہیں، لیکن ان پٹیشنز میں انہوں نے کبھی بھی اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب جب کہ ان کے خلاف 3 قسم کے ریفرنسز آ چکے ہوئے ہیں، ان کے خلاف سنگین قسم کے الزامات ہیں، تو اپنے آپ کو ان ریفرنسز سے بچانے کے لیے یا بعد ازاں اگر ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک موقف لینے کے لیے کہ چونکہ میں نے ISI کے خلاف بات کی تھی، میں نے ان سے بندہ ریکور کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے ان کے خلاف ریمارکس دیے تھے، تو اس وجہ سے میری نوکری مجھ سے چھین لی گئی۔ بہرحال جسٹس صاحب خود کو ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، وہ جو مرضی کر لیں، احمد فرحاد کو بازیاب کروانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس طرح میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا، جب عمران ریاض گم شدہ تھا اس کی ریکوری کے لیے پٹیشن کی گئی، میں نے کہا تھا کہ یہ جو ریکوری کی پٹیشن کی گئی ہے اس میں عمران ریاض بازیاب نہیں ہوگا، یا وہ بازیاب ہوگا نہیں، اور اگر وہ بازیاب ہوگا تو بس ایسے ہی وہ منظر عام کے اوپر آ جائے گا، اپنے گھر میں آ جائے گا، کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہوا۔ نہ عمران ریاض کوئی بات کرے گا کہ مجھے کس نے اٹھایا، کہاں رکھا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوا، نہ ہی کسی دوسرے بندے کو پتا چلے گا کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ احمد فرحاد کا کیس بھی بالکل ویسا ہی ہے، عدالتیں جو مرضی کر لیں بازیاب نہیں کروا سکیں گی۔ اگر احمد فرحاد نے بازیاب ہونا ہوا تو جس طرح عمران ریاض بازیاب ہوا تھا، بالکل ویسے ہی یہ اچانک منظر عام کے اوپر آ جائے گا۔ اس میں وہ خود نہیں بتائے گا کہ میں کہاں تھا، مجھے کہاں رکھا گیا، مجھے کس نے اغوا کیا وغیرہ وغیرہ، اور نہ ہی آپ مجھے اور سب لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ اس کو کس نے اغوا کیا تھا یا کہاں رکھا تھا۔ اچانک ہی اس کی آمد ہو جائے گی، اور اللہ خیر صلاح۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔